हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक थर्मल फिनोमिना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो आज ट्राई करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा ही खत्म हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे भाई? चलिए सर शुरू करते हैं सर। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। मैं ये पार्ट यूज़ करूँगा आंसर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। बार बार मिटाते लिखना एकदम टेंशन ही हो गया है ना ज़िंदगी में। चलो तो अब देखो ध्यान से, पहले इस साइड का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ताकि ये क्वेश्चन इरेज कर पाऊँ मैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले कौन सा क्वेश्चन करें सर? ये वाला कर लेते हैं, बहुत ईजी लग रहा है सर। क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आर देयर फॉर लिक्विड। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर बोला गया है कि कितना टाइप का थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है लिक्विड में। तो एकदम स्टूडेंट एकदम भावुक हो जाते हैं, एकदम भावना में बह जाते हैं। सर हमने तो दो पढ़ा था, एक एपरेंट और एक रियल। एक एपरेंट एक्सपेंशन, एक रियल एक्सपेंशन, और टू लगा देते हैं, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में तो मुस्कुरा लोगे भाई, लेकिन जब रिजल्ट आएगा फिर मुंह लटक जाएगा तुम्हारा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा डीप से समझो। ये तुम्हें उल्लू बना रहा है ये क्वेश्चन। सर कैसे उल्लू बना रहा है? हमको उल्लू बनाया के दिखाए ये? उल्लू बना देगा भाई तुमको। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स आर देयर इन लिक्विड। तो हमने तो पढ़ा था कि लिक्विड का ना ही शेप होता है ना, ना ही कोई फॉर्म होता है। होता तो है सिर्फ वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम सिर्फ होता है, तो इसका सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ओ भाई, है ना, सिर्फ क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। और वॉल्यूम एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, एक रियल और एक एपरेंट। लेकिन तुमको यहाँ पर टाइप ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं पूछा है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ओ यहाँ तुमसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा है? नहीं सर, हमको पूछा है थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। मतलब थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो सिर्फ एक ही है, वॉल्यूम। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछता तो दो होता, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा, 2 नहीं होगा। बहुत लोग भावुक होकर सर हमने तो पढ़ा है सर रियल एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन, और ये टिक करके एकदम मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो दांत दिखा लोगे, लेकिन रिजल्ट आएगा तो फिर मुंह लटक जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैच हो सकता है, देखना पड़ेगा कि तुमको टाइप ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछा है कि टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछा है। थर्मल एक्सपेंशन तो सिर्फ वॉल्यूम में होगा, तो इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ना ही लीनियर एक्सपेंशन होता है लिक्विड में, ना ही सरफेस एक्सपेंशन होता है। बोलो समझ में आया तुमको? हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसीलिए थोड़ा सा कैची वेची होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, एकदम हड़बड़ी में नहीं करना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा फिर तुम्हारा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम, पीछे बैकग्राउंड में कुछ टिचिक टिचिक म्यूजिक चल रहा है क्या, है ना, इधर कुछ पार्टी वार्टी हो रहा है, तो उसको ध्यान मत दो, ठीक है। ये वीडियो में ऐसा डिचिक डिचिक आ गया, अब क्या की कर सकते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज सेम इन सेल्सियस। ओहो, ये तो रिपीट हो गया सर क्वेश्चन। पिछले बार भी हमको ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ट्रू फॉल्स में। अरे भाई याद है तुमको? वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है सर? L2 - L1 डिवाइडेड बाय L1 θ2 - θ1। सर ये होता है फॉर्मूला, और इसका जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस होगा या फिर पर केल्विन होगा, और दोनों ही में वैल्यू सेम रहेगा। याद है तुमको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इसको मैं फिर से डिटेल में नहीं कराऊंगा। मैं ये बोलूंगा बस कि चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन, देखो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है ना भाई। ओ सर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, और पिछले प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस वीडियो में आपने बताया था, लेक्चर में आपने बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन बराबर होता है। तो बराबर होगा तो क्या होगा? सेम ही ना होगा, तो ट्रू लिखना है इसको, है ना। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। हाँ सेम, क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर फॉर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल आर सेम, इसीलिए ट्रू होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अरेंज, फटाफटी करते हैं, ठीक है। अरेंज डायमंड, आयरन एंड सिल्वर, ऐसे करके मार्क करो। तुमको क्या आंसर देना है मार्क करो, बातें करो खुद से, तब मजा आएगा। अरेंज डायमंड, आयरन, सिल्वर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी। तो डिक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए जाना, मतलब पहले सबसे बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, उसके बाद बहुत छोटा, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग।
और सिंबल कैसे लगाते हैं, इन दोनों में कौन बड़ा है सर, ये बड़ा ये छोटा, तो मुंह बड़ा इस तरफ छोटा उस तरफ, यहाँ पर भी उसी तरह से। अब सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किस में होता है सर, डायमंड में होता है, डायमंड। ये नॉन मेटल है लेकिन सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी इसमें होता है। इसके बाद सिल्वर, सिल्वर में सबसे ज्यादा मेटल में, और यहाँ पर आयरन, आयरन में सबसे कम होगा, ठीक है सर। डायमंड सबसे ज्यादा होता है 3 टाइम्स ऑफ सिल्वर। अगर हम सिल्वर का 3 गुना कर दें तो डायमंड का आता है 3 टाइम्स ऑफ सिल्वर होता है थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आएगा तुमको, ओ भाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ सिल्वर। हाँ सर मजा ही आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग का हो गया एकदम मजे मजे में, तुमको समझ में आया होगा। मैंने हर चीज़ लेक्चर में पढ़ाया था। हाँ ये नहीं है, ये तुमको बुक में बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ देख लेना, ठीक है। फैक्ट्स है, फैक्ट्स है, याद करना। क्या एकदम नंबर ही रख लेना है, नहीं देखो कि कौन ऊपर है कौन नीचे, बस काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये टेबल मिल जाएगा तुमको बुक में, इसका टेबल, या फिर हम टेलीग्राम में भी डाल देंगे, टेबल में मिल जाएगा टेबल बुक, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट सोल्यूशन 2017 का डाला हुआ है, एकदम कंप्लीट सोल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन। ओ भाई एक्सप्लेनेशन को आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आंसर, और एक्सप्लेनेशन मतलब वो आंसर क्यों करेक्ट होगा उसका मैंने दिया है, तो देखना एक बार, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं, और एकदम बढ़िया बढ़िया प्रिपेयर करके दिया है। अब तक WB में इस तरह से एक प्रीवियस ईयर सोल्यूशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जिस तरीके से एकदम प्रॉपर बना के दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द फॉलोइंग, ये तो पिछले बार भी पूछा हुआ था, हमने पिछले बार भी सॉल्व किया था इसको, है ना। ओ भाई याद है क्या तुमको। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द थर्मल कंडक्टिव मैटर डिपेंड्स। सर कंडक्टिविटी, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और उसमें बात करते हैं, बात करो भाई। अरे कुछ ज़्यादा ही म्यूजिक चल रहा है क्या भाई, छोड़ो भाई, उन लोग को अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं ना। चलो, तो मैंने एक कंडक्टर लिया। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है सर, फ्लो ऑफ हीट, मतलब जो हीट का फ्लो होगा वो इजी होगा, हार्ड होगा, किस टाइप का होगा उसको हमको डिस्कस करना है। हाँ सर बड़ा ही मजा है। तो मेरा बात सुनो भाई, पिछले लेक्चर में मैंने कितना खूबसूरती से बताया था कि हीट का ट्रांसफ़र कब होगा, जब एक तरफ टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यह हॉट है, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है और ये टेम्परेचर कम, तो प्यार से कहीं पर लिखो कि θ1 ज़्यादा है θ2 कम है, तो हीट का ट्रांसफ़र इस तरफ होगा। बोलो भाई तुमको समझ में आया। क्यों मतलब हीट, क्यों मतलब हीट, ओ भाई ओ क्यों मतलब सर हीट है सर। अब हीट का ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा है, हाँ सर। और इसको मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला था, एरिया ए है, और इसका जो लेंथ या फिर विड्थ जो भी हो वो x है, हाँ सर। तो व्हाट आर द फॉलोइंग, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो किस किस पर डिपेंड करता है। नंबर 1 सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना मस्ती से हीट का ट्रांसफ़र होगा। दूसरा, ये मैंने बताया, ठीक है, मैं एकदम फटाफटी कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसको देखना, वहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में समझाया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र। नंबर 3, जितना ज़्यादा टाइम तक हम ये हीट का ट्रांसफ़र होने देंगे उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। चौथा, Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विद, जितना बड़ा विद उतना कम हीट का ट्रांसफ़र होगा, और जितना छोटा विद उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। बोलो तुमको समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। तो दीज आर द फैक्टर, लेकिन तुमको सेंटेंस में लिखना है, और मैंने सेंटेंस पिछले लेक्चर में ही सॉल्व किया, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओ भाई समझ में आया क्या तुमको। हाँ सर समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्ट का हम लोग का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखो पूरा लेक्चर देखो, पिछले लेक्चर भी देखना तुम, खाली यहाँ ये लेक्चर देख के नहीं हुआ। पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को डिस्कस किया और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। चलो इस तरफ से जाते हैं। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फिर से आ गया रे बाबा, फिर से आ गया रे भाई, फिर से। इसका आंसर तो हम आँख बंद करके ये टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द सॉलिड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। देखो अब यहाँ क्या पूछा है, फॉर किसके लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, फूफा के लिए नहीं भाई, सॉलिड के लिए पूछा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन मतलब लीनियर सरफेस वॉल्यूम कितना होता है। तो सॉलिड के लिए है तो तीनों होगा, तो 3 टिक करेंगे, मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलो
दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सब्सटेंस हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी, ये तो डायमंड होता है सर जी, डायमंड होता है सबसे हाईएस्ट हीट कंडक्टिविटी, इसमें कोई शक वाली बात सर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन 2 सिमिलैरिटीज बिटवीन हीट कंडक्शन एंड हीट कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम है तो मैं पूरा एकदम फ्रेम करके दूंगा तुमको कि कैसे करके लिखना है, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे करके लिखते हैं, थोड़ा सा गाजर लिपस्टिक फाउंडेशन लगा के, द 2 similarities between heat conduction and electrical conduction are। देखो ये क्वेश्चन तुम बेहतर तरीके से तब सॉल्व कर पाओगे जब तुमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हो। क्यों सर? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पूछा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन तुमको तब तक मजे से नहीं आएगा जब तक तुम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर लो। तो इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से हैंडल करने के लिए तुमको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब एकदम मजे से हैंडल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरफ लिखते हैं हीट कंडक्शन लिखते हैं और इस तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इस तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो तुमको कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं तुमको यहाँ पर अगर मैं तुमको बोलूँ कि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस थर्मल, तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तुम बोलोगे सर कुछ इस तरीके से था सर, 1/K X/A, ऐसा कुछ था सर। हमने डिराइव करके भी देखा था पिछले लेक्चर में, 1000 बार डिराइव कर चुके हैं अब तक, तुमको याद होना चाहिए। और इस तरफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A। तो तुमको यहाँ पर कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटीज, तो एक ही बार में लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, we can derive that both resistance depends on length and area of the conductor। दोनों किस पर डिपेंड करता है सर? एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। ये तो बड़ा ही मजा आ गया। दूसरा पॉइंट लिखिए सर। दूसरा पॉइंट हमको एक और फॉर्मूला याद है कि यहाँ पर जो करंट का फॉर्मूला होगा, मतलब थर्मल करंट या फिर हीट करंट, जो भी बोलते हो तुम, थर्मल करंट या फिर हीट करंट, जो भी बोलो भाई, उसका फॉर्मूला क्या था याद करो। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है, जस्ट दिखा रहा हूँ तुमको। करंट का फॉर्मूला क्या था बताओ सर? KA θ1 - θ2, और यहाँ पर T था, यहाँ पर A था। लेकिन यहाँ पर थर्मल करंट करने के लिए हमने T और T को कैंसिल कर दिया था, याद करो। हाँ सर, मज़ा ही आ गया सर। और सर यहाँ पर X होगा, और यहाँ पर ये A को नीचे लाए थे और ये K को भी नीचे लाए थे। यही तो होता है रेजिस्टेंस, और ये है करंट। ये है रेजिस्टेंस, ये है करंट, और ये है डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब जो हीट का कंडक्शन होता है वो किसके वजह से होता है सर? हीट डिफरेंस के वजह से होता है। सिमिलरली जो करंट का फ्लो होता है वो किसके वजह से होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो वही लिखना है तुमको, हीट कंडक्शन हैपेंस ड्यू टू क्या भाई सर? डिफरेंस इन टेम्परेचर। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हैपेंस ड्यू टू
सर ड्यू टू कौन सर? ड्यू टू कौन होता है सर? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। क्या तुमको थोड़ा सा भी समझ में आया? यहाँ पर हीट कंडक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो भी एरिया और विद या फिर लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब रेजिस्टेंस। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। और हीट कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर कंडक्ट करता है। तो इसका मतलब ये दोनों थोड़ा सा सिमिलैरिटी है ना। हमने वो जो डेरिवेशन किया था याद है, उसमें भी हमने इन दोनों को सिमिलर करके हमने डिराइव किया था फॉर्मूला ये वाला। तुमको याद है क्या लास्ट लेक्चर? हाँ सर थोड़ा बहुत तो याद है। तो इस तरीके से हमने बेहतर तरीके से, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर को ख़त्म किया है ना। अब कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं पॉज करूँगा, मिटाऊँगा, फिर सॉल्व करूँगा। ठीक है चलो। तो चलो भाई शुरू करते हैं सोल्यूशन, है ना। तो सोल्यूशन अपना क्या है भाई? सोल्यूशन अपना वेरी सिंपल, यहाँ से शुरू करते हैं। डिफाइन वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है भाई? ओ भाई डिफाइन वॉल्यूम एक्सपेंशन। सर हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन डिफाइन करना है। किसका सर? गैस का। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस। ओ भाई बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, मज़ा ही आ गया। और इसको करने के लिए हमको गामा इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 θ1 माइनस θ2 ऐसा ही लिखना होता है क्या भाई? ओ हाँ सर ऐसा ही कुछ है। तो चलो लिखते हैं। और मैंने बोला था तुमको कि गैस के लिए एक थोड़ा सा चीज़ याद करना होता है कि ये जो भी हम हीटिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम कर रहे हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर में कर रहे हैं और कांस्टेंट मास में कर रहे हैं भाई। ओ चार्ल्स लॉ। हाँ सर अब तो एकदम उल्टी ही आने लग गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट of gas at a constant pressure, at a constant, पूरा लिखना है, constant pressure, at a constant pressure for fixed mass of gas, gas is the fractional, is द फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? लेक्चर देखा है कि नहीं? हाँ सर। एन फ्रैक्शन एन एल फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कितना डिग्री सेल्सियस में हो? एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में था टेम्परेचर, है ना। ओ भाई ओ जो इनिशियल गैस था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। अब हम 1 डिग्री सेल्सियस से जितना जितना टेम्परेचर राइज करेंगे उतना उतना वॉल्यूम एक्सपांड होगा, और जितना वॉल्यूम एक्सपांड होगा उसी को बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बहुत सिंपल सर जी। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब जो गैस है पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस में है ना, और वो क्या है? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट मास में हम जब हम उनको क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री टेम्परेचर से जब हम राइज करते हैं तो जितना वॉल्यूम एक्सपांड होगा उसी को वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस बोलते हैं। और मैंने डिराइव करके बताया था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस कितना होता है? 1/273, है ना। चलो ठीक है सर। तो डेफिनेशन तो हो गया, तो डिफाइन वाला काम अपना हो गया। सो डेफिनेशन हो गया। अब दूसरा क्या पूछा है सर? फाइंड द वैल्यू फ्रॉम चार्ल्स लॉ। ओ हो चार्ल्स लॉ से वैल्यू पता करो, ये बोल रहा है हमको। मतलब जो डेरिवेशन हमने किया था याद है तुमको? जो डेरिवेशन हमने किया था याद है तुमको? हाँ सर याद है, हमने कुछ डेरिवेशन किया था, हमने कुछ डेरिवेशन किया था। क्या वो डेरिवेशन फिर से करें? हाँ सर करा ही दीजिए। इसको मिटा दे क्या? हाँ अब डेरिवेशन कराता हूँ चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन कर रहा हूँ, तुम देखना कैसे करके डिराइव किया था। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ओ भाई हाँ सर, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने पढ़ा हुआ था कि पहले अगर गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, पर डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, तो वॉल्यूम एक्सपांड कितना से होता है? 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस से एक्सपांड होता है। ऐसा कुछ हमने सीखा था, लेक्चर जाके देखना भाई। तो मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ, मैं फिर से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूँगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक गैस है, इनिशियली इसका वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर V0। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है।
अब ये हो जाएगा और कितना डिग्री हो गया ये थीटा डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या समझ में आ रहा है? मतलब टेम्परेचर कितना बढ़ गया सर, थीटा डिग्री से बढ़ गया। पहले 0 डिग्री था, अब थीटा डिग्री हो गया, मतलब टेम्परेचर थीटा डिग्री से बढ़ गया, थीटा डिग्री से बढ़ गया टेम्परेचर। तो मान लो जो V2 इसको क्या बोलते हैं, V थीटा डिग्री बोलते हैं। हाँ, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तुम बोलोगे सर पहले जितना था उसमें कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ओ भाई, पहले जितना था उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा और बड़का वैल्यू हो जाएगा। हाँ सर, तो करते हैं कैसा? तो V थीटा मतलब कितना हो जाएगा? V थीटा मतलब मुझे पता है पहले कितना था सर, V0 था और उसमें कुछ ऐड हो जाएगा। सर कितना ऐड हो जाएगा? सर हमें पता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि पहले अगर इतना था और थीटा डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा 1/273 टाइम्स, 1/273 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ 1 के बदले थीटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो 1 लिखेंगे, थीटा डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो थीटा लिखेंगे। तो इतना डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। तो पहले V थीटा, पहले V0 था, अब कितना हो जाएगा? थीटा बाई 273 V0, इतना हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा। और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, V थीटा इज इक्वल टू V0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस थीटा बाई 273। क्या ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है क्या भाई? आ तो रहा है, अब इसके नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ तक तुम्हें क्या समझ में आया? ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है लेक्चर में, लेकिन मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, है ना, वापस जाके वहाँ देखना ना पड़े। तो ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है सर। और हमने एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से क्या फॉर्मूला सीखा था सर? हमने सीखा था जो गामा पी होता है। गामा पी क्यों लिखते हैं भाई बताओ? गामा पी मतलब एक कॉन्स्टेंट प्रेशर में हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में हो रहा है तो गामा पी लिखते हैं। फॉर्म वैल्यू क्या है सर? सर जो फाइनल वॉल्यूम है वो V थीटा है, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 0 है, तो डिवाइड बाई V0। यहाँ पर V2 V1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ लिया है ना, V0 इनिशियल, V थीटा फाइनल, तो इसीलिए इसे करके लिखते हैं, ठीक है। थीटा 1 माइनस थीटा 2, चलो बताओ थीटा 1 कितना है सर? थीटा 1 जो है, सॉरी थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 जो है वो थीटा है, और उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस। ओरे भाई, ओ फॉर्मूला में ऐसे करके लिखते हैं ना, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ओ भूल गए भाई, इधर देखो ना, वो यहाँ गलत लिखा हुआ है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा, ठीक है। तो थीटा 2 कितना है सर? थीटा 2 जो है वो थीटा डिग्री है, और थीटा 1 कितना है? वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो गामा पी इक्वल्स टू V थीटा माइनस V0 डिवाइडेड बाई V0। उसके बाद यहाँ पे तो क्या ही सॉल्व हुआ, हाँ हुआ V0, और ये माइनस करने पर सिर्फ थीटा बचेगा। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। अब ये इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा V0 थीटा गामा पी इज इक्वल टू V थीटा माइनस V0। अब ये V0 इधर लेके आओ, ऊपर मिटा दे क्या सब कुछ? ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये तो हो गया, क्वेश्चन का काम हो गया। अब चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर एक और लाइन हो जाएगा, इधर आएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा V0 प्लस V0 थीटा गामा पी इज इक्वल टू V थीटा। ये आया क्या? हाँ आया। और ये V थीटा को हम उधर लिख लेते हैं, इजी होगा, V थीटा। हाँ सर। अब यहाँ पर V0 को कॉमन निकालो दोनों तरफ से, तो क्या होएगा? तो V थीटा जो होगा वो V0 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा थीटा गामा पी। अब ये दोनों को कंपेयर करो, ये वाला इक्वेशन जो हमें यहाँ से मिला है और ये वाला इक्वेशन जो हमें चार्ल्स लॉ से मिला है। यहाँ पर भी V थीटा, हाँ सर। ओ भाई ओ कहाँ पड़े हो चक्कर में, कॉन्सेप्ट चल रहा है इधर देखो भाई, टक्कर में कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर V थीटा है सर, यहाँ पर भी V थीटा है, यहाँ पर V0 है, यहाँ पर भी V0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो बचा गामा पी। तो गामा पी जो बराबर होगा वो 1/273 से होगा, बस। तो वैल्यू फाइंड हो गया। कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गॉट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। बोलो तुमको समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आया तो जाके लेक्चर देखो, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया, यहाँ पर तो मैं
आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमने पहले ही किया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी तुमको समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया भाई, तुम्हारा दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल में चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। देखो बहुत कॉन्सेप्ट है भाई, इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ाएगा तुमको, है ना, जितना डिटेल में मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ नहीं मिलेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। सर हमको थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन करना है, मतलब के थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के है सर, इसका फॉर्मूला मुझे आता है, हमने क्यू का फॉर्मूला सीखा था सर, के इक्वल्स टू के ए θ1 माइनस θ2 और यहाँ पर t डिवाइडेड बाई x, ऐसा कुछ हमने सीखा था। बोलो तुम्हें याद है क्या? है सर याद है। तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकालेंगे, तो जो k होगा वो क्यू एक्स डिवाइडेड बाई a θ1 माइनस θ2 t। यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, अब मैं लिखना शुरू करूँगा, ठीक है। आंसर देखो, कुछ भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, एक बार देखो तुमको क्या क्या आता है, वहाँ से भी तुमको आंसर मिल जाएगा। देखो अब कितना बढ़िया तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है सर? जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कुछ नहीं है, हीट कंडक्टेड है, द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड है। जब x का वैल्यू भी 1 हो, a का वैल्यू भी 1 हो और टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 हो और टाइम भी 1 हो, समझे। अगर x का वैल्यू भी 1 हो, एरिया का वैल्यू भी 1 हो, θ1 माइनस θ2 का वैल्यू भी 1 हो और टाइम का वैल्यू भी 1 हो, तो k इक्वल्स टू Q हो जाता है सर। तो हम ये बोल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी may be defined as equal to या numerically equal to the heat conducted by the conductor of unit with per unit area per unit time whose टेम्परेचर डिफरेंस मतलब θ1 माइनस θ2, वो भाई है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हो जा रहा है, बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 1 हो बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। बहुत ही सिंपल। देखो सर आपने तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, लेकिन क्या कुछ नया लिखा है? नहीं सर, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैंने लिखा है। तुम भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। k इज इक्वल टू क्यू, जब x भी 1 हो, a भी 1 हो, θ1 माइनस θ2 भी 1 हो, टाइम भी 1 हो। मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट कब लिखते हैं भाई हम लोग? पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन जब मैंने विद लिखा तब मैंने पर यूनिट नहीं लिखा, क्योंकि वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में है, ठीक है सर। हमको बहुत ही मजे से समझ में आया। अब तुमको बोल रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन सर आपने तो लेक्चर में थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट ही नहीं बताया। ओ भाई ऐसा मत कहो, एकदम दिल में चोट लग जाता है। हाँ मैंने नहीं बताया थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट, लेकिन क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? इतना टोपा हो तुम। नहीं सर हम निकाल पाएंगे। तो के का फॉर्मूला कुछ थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 1/k, उसके बाद क्या था भाई, x/a, है ना। हाँ सर कुछ ऐसा ही था। क्या मैंने तुमको k का यूनिट निकालना सिखाया था? हाँ सर, वो तो हम अभी निकाल के दे देंगे आपको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से q मतलब हीट का यूनिट जूल, x मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, θ1 माइनस θ2 मतलब केल्विन में करते हैं क्योंकि जूल में सब SI में चल रहा है, और ये सेकंड। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, मतलब जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, ऐसा है सर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी ऐसा करो, के का यूनिट लिखो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, इनटू एक्स मतलब सर लेंथ, तो यहाँ पर भी मीटर होगा, और एरिया मतलब सर ये भी मीटर है लेकिन मीटर स्क्वायर होता है एरिया में,
तो यहाँ पर 1 मीटर कैंसिल, यहाँ पर 1 मीटर कैंसिल, तो 1 मीटर बचा। और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पर मीटर है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो क्या हो जाएगा सर, पर जूल हो जाएगा, है ना, पर जूल हो जाएगा। ये मीटर हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। अरे याद है ना भाई, ओ जैसे कि a टू द पावर माइनस एक्स है तो हम इसको 1/a टू द पावर x लिखते हैं। माइनस बन जाता है प्लस पर जब नीचे आता है, और नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर जाते ही प्लस बन जाता है ना। इतना तो तुम्हें आना चाहिए भाई। बाई मीटर है तो ये मीटर कैंसिल, तो आंसर होगा जूल पर जूल केल्विन सेकेंड। तो ये होता है यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सर? ओ भाई, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है क्या भाई? बहुत सिंपल है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/k XA है ना, और x मतलब मीटर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर कैंसिल, मतलब यहाँ बचाओ सिर्फ मीटर। तो मीटर और पर मीटर ऐसे भी कैंसिल हो सकता था, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर 1 पर मीटर। अब ये जूल ऊपर जाने पर जूल, ये केल्विन ऊपर जाने पर केल्विन, ये पर सेकेंड ऊपर जाने पर सेकेंड। बस खत्म। बहुत सिंपल है सर, ये होगा आंसर यूनिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर मिटा दे इसको। हाँ सर मिटा दीजिए, हमको सब समझ में आ रहा है, एकदम चमक में आ जा रहा है सर, पूरा ही चमक रहा है दिमाग कि हलवा बन जा रहा है भाई। हाई लेवल हो गया क्या तुम्हारे लिए? चलो यहाँ लिखो, फ्रॉम विच लॉ वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस इज ऑब्टेन्ड। सो चार्ल्स लॉ से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये वन वर्ड आंसर था। अब तो ये सब फालतू है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस मच। ओहो, ये पिछले लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था क्या, कट करके, याद है? पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने वो हटा दिया, कट करके दूसरा वीडियो लगा दिया। थोड़ा ऑड लगा होगा तुमको, लेकिन वो एकदम सीक्वेंस में है वो पिछले वाला वीडियो, कोई इधर उधर नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, डायरेक्टली करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है और इसका फॉर्मूला L2 - L1 डिवाइड बाई L1 θ2 - θ1 होता है। ठीक है, मैं सिर्फ बताने के लिए भाई, ऐसे करके नहीं लिखना है, कैसे करके लिखना है मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, चलो लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है 24 × 10⁻⁶ L2 - L1 डिवाइडेड बाई L1 θ2 - θ1। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ SI यूनिट। तो मैं एक कंडक्टर मानता हूँ, ठीक है, और ये कंडक्टर किस चीज़ का है सर? सर ये कंडक्टर है आपका एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का है। इसका इनिशियल लेंथ मान लो 1 मीटर हो, इसका इनिशियल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, मतलब L1 का वैल्यू 1 मीटर, और इनिशियल टेम्परेचर कितना हो, θ1, सर θ1 0 डिग्री सेल्सियस हो, और जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर वो θ2 कितना डिग्री से, 1 डिग्री सेल्सियस। अरे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री बढ़ गया है। हाँ सर, तो बताइए यहाँ क्या होगा। सो 24 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू, L2 का पता नहीं, हमको पता करना है। L1 का वैल्यू 1 है, L1 का वैल्यू 1 है, चेंज इन टेम्परेचर भी 1 है, तो 1 × 1 गायब हो जाएगा। तो L2 का वैल्यू कितना आएगा सर? L2 का वैल्यू जो आएगा वो इधर आके 1 + 24 × 10⁻⁶। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला, मतलब जो फाइनल लेंथ है, ओ भाई, जो फाइनल लेंथ है वो इनिशियल लेंथ प्लस कुछ नंबर होता है, और ये नंबर और कोई नहीं है, ये नंबर है लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भाई। लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 24 × 10⁻⁶ मतलब क्या है, मतलब कोई भी मेटल को अगर हम हीट करेंगे और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो इतना से लेंथ बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, तुमको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो रट लो भाई, क्या ही है इसमें, है ना, बहुत सिंपल है। तो लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 × 10⁻⁶ per degree Celsius. It means if aluminum at 0 degree Celsius with initial length of 1 meter is heated, its length increase by 24 × 10⁻⁶
पर डिग्री सेल्सियस। क्या तुमको ये समझ में आया है? 4 पर डिग्री सेल्सियस, दिस मच मीटर 4 पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब हर डिग्री राइज करने पर इतना मीटर बढ़ जाएगा लेंथ पहले से। क्या तुमको थोड़ा सा समझ में आया है? ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मीन्स इफ एल्यूमिनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड। डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, 1 मीटर नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कोई भी मीटर हो, अगर हम हीट करते हैं तो इतना से बढ़ जाता है। क्या तुम्हें पता चल रहा है? तो इट मीन्स इफ एल्यूमिनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस, लिख लो क्या ही है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस विथ इनिशियल लेंथ of 1 meter is heated, its length increased by 24 into 10 to the power -6 मीटर for per degree rise in temperature। हर डिग्री राइज करने पर टेम्परेचर का इतना से बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम ही सिंपल, मजा ही आ गया सर। तो इसका आंसर यहाँ पर 1 है। ठीक है, डी का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट टू द प्रेशर कोएफिशिएंट। ये प्रेशर कोएफिशिएंट सिलेबस में नहीं है, और ये क्वेश्चन क्यों आ गया ये मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। सर तो ऐसी यूनिट इन सिलेबस बोल दिया। नहीं भाई, मैंने पढ़ा हुआ है WB का सिलेबस, वहाँ पर प्रेशर कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, एकदम वर्ड ही नहीं है वहाँ पर, नहीं पढ़ना है तुमको। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है तो थोड़ा सा मतलब ऊपर से हमको थोड़ा सा प्रेशर कोएफिशिएंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा तुमको, लेकिन ये हायर क्लासेस में, जैसे क्लास 11 में फिजिक्स में मिलेगा तुमको। चलो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हम जो भी बात करते हैं ना यहाँ पर, तो हम आइडियल गैस को लेके बात करते हैं। किसको लेके सर? आइडियल गैस को लेके, आइडियल गैस को लेके बात करते हैं। तो मैंने तुमको लेक्चर में बताया था कि गैस को हम 2 तरीके से हीट कर सकते हैं। एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट, और दूसरा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांड होता है, वॉल्यूम एक्सपांड होता है। और जब हम एट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो क्या एक्सपांड होता है? प्रेशर एक्सपांड होता है, मतलब प्रेशर बढ़ता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, ये आपने बताया था। ठीक है, क्या ये तुमको समझ में आया? ओ भाई, जब हम आइडियल गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन अगर हम आइडियल गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है सर। और यहाँ पर हमको पता है जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है गामा पी एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर वो होता है 1/273। डिराइव भी करके देखा था फॉर आइडियल गैस। हाँ सर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट, जो भी है उसका सिंबल, वॉल्यूम कोएफिशिएंट मतलब प्रेशर कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू क्या होगा वो हमको नहीं पता, और वो सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया अब होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ गया है, लेकिन डिटेल में नहीं, ऊपर कुछ आइडिया होना चाहिए। तो मेरा बात ध्यान सुनो भाई, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के हीट करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपांड होता है, हमको ये समझ में आ गया। ओ भाई सुनो मेरा बात, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के हीट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। ओके सर। उसी तरीके से जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। तो मेरा बात ध्यान सुनो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट करने पर जितना वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, मान लो x, उतना ही यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के रखते हैं, यहाँ पर भी x ही बढ़ेगा। मतलब दोनों वेरिएबल एक ही तरीके से बढ़ता है, ओनली फॉर आइडियल गैस, रियल गैस के लिए नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो अगर x है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो भी x होगा। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वॉल्यूम जो बढ़ रहा है और जो प्रेशर जो बढ़ रहा है वो सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा अगर वो आइडियल गैस हो।
मतलब यहाँ पर जो प्रेशर कोएफिशिएंट होगा वो भी 1/273 ही आएगा, क्योंकि जितना प्रोपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शनल से प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ये कंडीशन हुआ, ये कंडीशन में जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही ये कंडीशन में प्रेशर बढ़ेगा, वो सेम टू सेम प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, ये समझ लो। क्या तुमको समझ में आया? जब हम कांस्टेंट प्रेशर रख के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो जितना प्रोपोर्शनल से वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही प्रोपोर्शन, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना ही प्रोपोर्शन से प्रेशर बढ़ेगा। तो ये समझ जाना। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। इसका मतलब अगर दोनों का वैल्यू बराबर है तो जब हम रेशियो करेंगे 1/273 दोनों कट कुट के 1:1 आ जाएगा। मतलब जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। और 1/1 मतलब 1 ही है, तो 1 ही ऑप्शन होगा, तो भी इसको टिक करना है। क्यों? ओ भाई 1/1 मतलब 1 ही है ना। ओ हाँ सर, 1/1 मतलब 1 ही हम मानते हैं और हम जानते भी हैं। चलो वापस इधर में आओ, क्वेश्चन नंबर 2। ओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 कराना है क्या तुमको? हाँ, एकदम पहाड़ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो चूहा वाला क्वेश्चन करने पर मजा नहीं आएगा भाई। एग्जाम्पल पूछ रहा है तुमको, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओ भाई, सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन पूछा है, लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन पूछा है, गैस का थर्मल एक्सपेंशन पूछा है। क्या तुम अपने से हैंडल कर पाओगे? हाँ भाई, ये खुद से कर लेना हैंडल, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखना है तो बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओ भाई, कितना बार एक्सपेंड करूँ भाई? आना चाहिए ये भी। ये दोनों होमवर्क है भाई, ठीक है। करके बताना मुझे कमेंट में करके बताना ये दोनों होमवर्क, ठीक है। चलो इसका मैथमेटिकल फॉर्म, अरे भाई उल्टी आ जाएगा, बार बार एक ही चीज़ लिखना है ना। तो शायद तुमको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने लेक्चर में करा है वो पूरा एकदम फुल फ्लेजेड कंप्लीट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन उसका आंसर तुम कर पाओगे कि नहीं वो डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में, कि तुमने कितना मज़े से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, कितना मज़े से तुम प्रैक्टिस करे हो, ठीक है। चलो, अगर कोई भी डाउट हो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में एकदम जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें भी डाउट हो तो एक बार बोल देना, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।